Today, good morning to all of you. Today, we are going to discuss संस्कृत सिलेबस। आपके संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में अब हम थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि सिलेबस समझ में आना सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद उसमें से कौन से टॉपिक हमें अच्छे करने हैं, कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी नज़र डालते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले जो पॉइंट फर्स्ट टर्म के लिए है वो मैं थोड़े बताता हूँ। इस टेबल में टॉपिक के नाम और उसके मार्क्स कितने हैं, आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं इधर ये स्लाइड में बताया हूँ। तो पहले है वर्णमाला माहेश्वरी सूत्र उच्चारण स्थान, इसके लिए सिर्फ MCQ आते हैं। उसके बाद 5 मार्क के लिए रहता है। संज्ञा में जो इम्पोर्टेंट संज्ञा है, वो इम्पोर्टेंट संज्ञा जिसके ऊपर MCQ और SAQ में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो 5 मार्क के लिए है। तीसरा जो टॉपिक है वो अव्यय के बारे में है। अव्यय के बारे में 5 मार्क के लिए SAQ में क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो उसमें प्रॉपर अव्यय आपको वाक्य में भरना पड़ता है। उसके बाद के जो 3 टॉपिक्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप, कारक का जो सभी क्वेश्चंस रहते हैं वो शब्द रूप के क्वेश्चंस और धातु रूप के क्वेश्चंस, ये 35 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट टर्म में आपको करने हैं और आपको यहाँ सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ता है। पहले 2 जो पॉइंट है वो थोड़ा अच्छी तरह से समझने के बाद अव्यय और अव्यय के बाद के जो टॉपिक्स है वो आपको सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस किया तो ही आपको ये समझ में आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म के पेपर 1 के इम्पोर्टेंट सिलेबस पॉइंट्स है। उसके बाद पेपर 2 के लिए जो आयुर्वेद इतिहास का एक पार्ट पूरा MCQ के लिए रहता है, और SAQ और LAQ के लिए हमें जो इंटीग्रेशन लेक्चर्स है उसमें निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा और अन्वय और वाक्य प्रयोग वगैरह ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए जो निरुक्ति, पर्याय, पद है और अष्टांग हृदय के पहले जो 3 चैप्टर है उसके श्लोका अन्वय लेखन के लिए आते हैं। तो ये टॉपिक आपको इंटीग्रेशन क्लासेस यानी शरीर क्रिया, शरीर रचना, संहिता अध्ययन, इसमें आपको जो सिखाया जाता है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ संस्कृत में आंसर कैसा लिखना है, इसके ऊपर इस पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल्स आपको वो रचना, क्रिया और संहिता अध्ययन में मिलते हैं। सिर्फ उसका संस्कृत पेपर में कितने पॉइंट्स उसमें से आपके पेपर में आने चाहिए मार्क्स मिलने के लिए, ये मैं इस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो आयुर्वेद इतिहास का MCQ का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें पहले जो 3 टॉपिक है उसमें निरुक्ति, आयुर्वेद इतिहास की निरुक्ति, उसका महत्व और काल निर्धारण, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आते हैं। दूसरा टॉपिक जो है उसमें आयुर्वेदा के एविडेंसेस, पुराण, उपनिषद, वेद, उसमें क्या क्या है उसके ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो संहिता के बारे में रहता है। संहिता कब
किसने लिखी, क्या किसके विषय के आधार पर है, यानी हमारे जो आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, वो कब तैयार हो गए, उनके ओरिजिनल नाम क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स रहते हैं, उसमें स्थान कितने हैं, इसके बारे में आपको इसमें MCQ आ सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए ये टॉपिक्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर 1 का पॉइंट्स है वो ज़्यादा हमें सिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी के पॉइंट्स को आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो संस्कृत में सेल्फ स्टडी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सेल्फ स्टडी से ही आप संस्कृत का प्रैक्टिस और पास होने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टर्म सेकंड में जो पॉइंट्स रहते हैं वो मैं बताता हूँ। उसमें अव्यय के ऊपर सेंटेंस बनाना, अव्यय के ऊपर फर्स्ट टर्म में सिर्फ अव्यय के आइडेंटिफिकेशन के बारे में रहता है और सेकंड टर्म में उसके ऊपर सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने बोल दिया वैसे ही क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते हैं। तो सेंटेंस बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ये काम अव्यय के बारे में हमने देखना है। उसके बाद जो मैं कारक के लिए बोला था, विभक्ति, जो फर्स्ट टर्म में विभक्ति जो चैप्टर था वो विभक्ति चैप्टर का उपयोग, कारक और विभक्ति में क्या संबंध है, कितने कारक है, इसके बारे में, और कारक के ऊपर वाक्य बनाने पड़ते हैं। ये भी आपको सीखने के बाद प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन, इसके ऊपर मोस्टली वैदिकीय सुभाषित साहित्य, पंचतंत्र, इसके जो श्लोका है या अष्टांग हृदय के कुछ इम्पोर्टेंट श्लोका है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा पिछले के पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं ये देख के थोड़ा देखना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पंचतंत्र की स्टोरी संस्कृत में सारांश में लिखना, ये क्वेश्चन सेकंड पेपर में इसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, प्रयोग, ये पॉइंट्स इस पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर 1 में। तो संधि, समास, इसके बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा। आपको सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। संधि के ऊपर, समास के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे अष्टांग हृदय के जो श्लोका है उस श्लोका में से संधि और समास के लिए एग्जाम्पल अंडरलाइन किए हुए शब्दों को संधि समास वो पहचानना, उसका भेद जो है वो लिखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो संधि समास थ्योरी समझने के बाद आपको एग्जाम्पल्स के लिए पिछले जो कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से श्लोका आए थे, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आए थे, वो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय में भी वाक्य बनाने हैं, प्रयोग में भी प्रयोग परिवर्तन करना है, उसमें कौन सा प्रयोग है और कौन से प्रयोग में हम परावर्तित कर सकते हैं वो हमें जानना है। और उसके बाद विशेषण विशेष के ऊपर मोस्टली MCQ में 1-2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद आयुर्वेद इतिहास में जो इम्पोर्टेंट है वो है लघुत्रयी। फर्स्ट टर्म में बृहत्त्रयी था संहिता, सेकंड टर्म में लघुत्रयी है। तो ये इम्पोर्टेंट लघुत्रयी कितने हैं, यानी 3 लघुत्रयी के बारे में कब तैयार हो गई, उसमें कौन कौन से
टॉपिक कवर होते हैं, ये सभी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद वृक्ष आयुर्वेद, पशु आयुर्वेद और अशोक, मुग़ल और ब्रिटिश काल में आयुर्वेद की स्थिति कैसी थी, इसके ऊपर MCQ एक एक मार्क के लिए पेपर सेकंड में आता है। ये टर्म सेकंड के पॉइंट्स हो गए। अभी पेपर टर्म थर्ड के जो पॉइंट्स है पेपर 2 में, उसमें फिर से आपको निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा, पद, ये जो है इसके ऊपर यहाँ हम आयुर्वेद इतिहास पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन और रचना क्रिया, इसके ऊपर जो हम सीखते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे सेकंड पेपर के पॉइंट्स है। थर्ड टर्म में ही धुप्पी, स्मृति, कितने हेला को ले तो पेपर सेकंड में जो निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा है वो मैक्सिमम आपको रचना, क्रिया, संहिता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान, इसमें आप जो सीखते हैं वो ही आपको संस्कृत में कैसे लिखना है, संस्कृत में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए तो कैसे लिखना है, उसका गाइडेंस इसमें मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आंसर्स कैसे लिखना है ये यहाँ बताया जाएगा। और जो बाकी के पॉइंट्स जो है अन्वय लेखन, उसमें वैद्यकीय सुभाषित साहित्य के जो 20 चैप्टर्स है, उस 20 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर्स के एक दो श्लोका जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 10 मार्क के लिए जो क्वेश्चन रहता है सारांश लेखन, पंचतंत्र की 5 कथाएं, इसके ऊपर आपको संस्कृत में सारांश लिखना पड़ता है। तो वो सारांश लिखने के लिए कैसे लिखना है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और आयुर्वेद इतिहास में जो 5 मार्क के MCQ में आधुनिक आयुर्वेद इतिहास में, यानी आधुनिक काल में कौन कौन से आचार्य रहे, उनके नाम, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म साल और उनका कुछ विशेष काम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाद में ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, कौन कौन से देश में आयुर्वेद का प्रसार ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो सभी MCQ में रहते हैं, इसलिए थोड़ा वो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में कैसे कैसे कौन कौन से आ गए हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा, आप उसके आंसर्स आसानी से लिख सकोगे। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन आयुर्वेदा इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इसमें डिफरेंट समिति, कमिटीज़, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उनका साल कौन सा था, उनके मेंबर्स कौन कौन से थे और उनके रिकमेंडेशंस क्या थे, इसके ऊपर MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद इतिहास के जो पूरे टॉपिक है वो पूरे MCQ के लिए पेपर सेकंड में आते हैं। और निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय, अन्वय लेखन, इसके ऊपर पेपर 2 के पार्ट A में क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ऐसे पेपर सेकंड में हमें पूरा जो संस्कृत का सेकंड पेपर है वो पूरा दूसरे सब्जेक्ट के अध्ययन पर आधारित है।
उसमें सिर्फ संस्कृत में आपके आंसर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पॉइंट आना है, मार्क्स के लिए आपको संस्कृत में उधर क्या लिखना है, वो सिर्फ आपको संस्कृत में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पेपर सेकंड में आपको ज़्यादा संस्कृत में सिखाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स आपको कैसे करने हैं उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। हमें सिखाने के लिए सिर्फ पेपर 1 के पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, और पेपर 1 अगर हमने अच्छी तरह से सीखा, अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिस किया, तो आपको फर्स्ट पेपर में अगर 50 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो सेकंड पेपर में आप आसानी से 50 के ऊपर आराम से जा सकते हो, और पास होने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पासिंग संस्कृत में अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस किया डेली हार्डली 15 मिनट या आधा घंटा, अभी आपके पास टाइम है तो इतना टाइम सफिशिएंट होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो ये टाइम आप 1 घंटे तक एक्सटेंड कर सकते हो। और संस्कृत के स्टडी से आपको एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, बाकी के सब्जेक्ट का भी अभ्यास उसमें हो जाता है। तो आपने संस्कृत में 1 घंटा भी लगाया तो बाकी के सब्जेक्ट का 1-1 घंटा आप कम कर सकते हैं। इसीलिए संस्कृत का डेली स्टडी अगर आपने जब टाइम रहता है तो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स शुरू करना है, और उसके बाद जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो टाइम एक्सटेंड करके हर एक दिन 1 घंटा करना है। बाकी के सब्जेक्ट का भी उसमें रिवीजन हो जाएगा। तो संस्कृत के लिए ओवरऑल आपने अगर रोज़ 1 घंटा निकाला, जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म होता है वैसे वैसे, तो आपको संस्कृत पास होने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आपको पहले संस्कृत हो या ना हो, आपको संस्कृत आता हो या ना हो, सिर्फ आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको मार्क्स दिलवाने के लिए और आपको पास होने के लिए ज़रूरी है। लेक्चर्स में हम आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर में आपके पॉइंट्स क्या आने चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। और वही पॉइंट आपने अगर ध्यान से आपने प्रैक्टिस में उसका यूज़ किया तो आप ये संस्कृत सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि जिनको संस्कृत का पहले से नॉलेज नहीं रहता उनको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। पर्टिकुलरली संधि समास ये पॉइंट थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसके बारे में हम डिटेल सिलेबस के बारे में आज हमने जान लिया। नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्ट सिलेबस में जो वर्णमाला और माहेश्वरी सूत्र है, जिसके ऊपर MCQ में 100% क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क के लिए, और बहुत इजी है। इसके 5 मार्क आप आसानी से ले सकते हो। वर्णमाला और माहेश्वरी सूत्र, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप आज से ही संस्कृत का कौन सा भी बुक ले लो, आपको कौन सी भाषा समझ में आती है, अंग्रेज़ी समझ में आती है तो अंग्रेज़ी ले लो, हिंदी समझ में आती है तो हिंदी ले लो, मराठी समझ में आती है तो मराठी ले लो, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज ऑफ आंसर्स आपके लिए ऑप्शंस रहते हैं। उस ऑप्शन के अनुसार आप आपका बुक चूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर योर संस्कृत। फ्रॉम नेक्स्ट session we will going to discuss all syllabus points। उसमें वर्णमाला माहेश्वरी सूत्र से हम शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी को कोई शंका है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ गया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।